सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान और एवं शिक्षा शास्त्र विषय में दूरस्थ भूमि से संपर्क और राजनीतिक विकास इस घटक पर 30 सवाल लेने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की तासिका। सबसे पहला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म में आए संरचनात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय हुआ, जिसकी मुख्य विशेषता बुद्ध की उपस्थिति को केवल संकेतों के माध्यम से दर्शाने के बजाय उनकी प्रतिमाएं बनाना था। इसके साथ ही बोधिसत्व की अवधारणा में परिवर्तन आया। तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय में से हमें एक पर्याय योग्य पर्याय ढूंढना है। तो सबसे पहला पर्याय देखिए, मूर्तियां अब मथुरा और गंधार दोनों केंद्रों पर व्यापक रूप से बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की व्यक्तिगत प्रतिमाओं का निर्माण शुरू हुआ, जो मुख्य रूप से मथुरा और गंधार की कला शैली में प्रमुखता से उभरा था। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल 2 की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के आधार पर उनकी उन नीतियों का विश्लेषण कीजिए जो उन्होंने आर्यावर्त के शासकों और दक्षिणापथ के शासकों के प्रति अपनाई थी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने इन दोनों क्षेत्रों के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार क्यों किया। तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय में से हमें एक पर्याय ढूंढना है। तो सबसे आखिरी पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक डी, आर्यावर्त के शासकों को हराकर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में शामिल किया गया या मिलाया गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हम विस्तार से देखेंगे। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 शासकों को समूल नष्ट कर उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, जबकि दक्षिण भारत के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते सवाल 3 की तरफ। संगम साहित्य के संदर्भ में मुवेदार शब्द का प्रयोग किन 3 शासक परिवारों के लिए किया गया था और उनकी सत्ता के 2 महत्वपूर्ण केंद्रों की विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर उनकी विशेषता क्या थी। सबसे पहला पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक ए, चोल, चेर और पांड्य जिनके पास एक अंतर्देशीय और एक तटीय सत्ता केंद्र था। क्योंकि मुवेदार यानी 3 मुखिया चोल, चेर और पांड्य थे, इन तीनों के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, जिनमें एक तटीय जैसे पुहार या मुजिरिस और दूसरा अंतर्देशीय जैसे मुदेरो था। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल पढ़ते हैं 4 की तरफ। इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोतों के रूप में सिल्क रूट के प्रभाव को समझाते समय एक शिक्षक को किन आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर संबंधों पर बल देना चाहिए। तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, आपके समझ में आएगा। यह मार्ग विभिन्न संस्कृतियों के बीच विचारों, धर्मों और तकनीक के प्रसार का माध्यम था। क्योंकि सिल्क रूट ने न केवल रेशम और मसालों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने बौद्ध धर्म के प्रसार और विभिन्न कला शैलियों के मिलन में भी भूमिका निभाई थी। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल 5, हर्षवर्धन के शासनकाल और उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष ऐतिहासिक रूप से सबसे सटीक है। तो 4 पर्याय दिए हैं, 4 यहाँ पर सबसे सटीक पर्याय हमें ढूंढना है। तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, हर्षवर्धन को चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। यह जो कथन है यह सबसे योग्य कथन है, सबसे सटीक कथन है। क्योंकि हर्षवर्धन ने जब दक्कन की ओर विस्तार करने का प्रयास किया तो चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय ने उन्हें नर्मदा के तट पर रोक दिया था, जिसका उल्लेख आईहोल प्रशस्ति में मिलता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 6 की तरफ। पल्लवों और चालुक्यों के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में उनके प्रशासन की उस महत्वपूर्ण विशेषता को पहचानिए जो पूर्ववर्ती गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से निरंतरता प्रदर्शित करती है।
तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद वंशानुगत थे और एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, क्योंकि गुप्त काल की तरह पल्लव और चालुक्य प्रशासन में भी महादंड नायक जैसे पद वंशानुगत थे। उदाहरण के लिए हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक थे। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 7वें प्रश्न की तरफ चलिए। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य के साथ दक्षिण भारत में व्यापारिक संबंधों के प्रमाणों का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य सबसे निर्णयात्मक माना जाता है? तो पर्याय क्रमांक डी इसका सही उत्तर है। दक्षिण भारत में भारी मात्रा में मिले रोमन सोने के सिक्के और अरिकामेड्डू जैसे पतन। अब अरिकामेड्डू यानी पुद्दुचेरी, अभी का पुद्दुचेरी में खुदाई के दौरान रोमन यम्फोरा यानी मर्तबान और एरेटाइन जैसे बर्तन मिले हैं। साथ ही दक्षिण में मिले सोने के सिक्के रोमन व्यापार की पुष्टि करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 8वें प्रश्न की तरफ चलिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रशस्तियों को एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में पढ़ाते समय छात्रों में किस आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास करना आवश्यक है? तो किस चिंतन का विकास करना आवश्यक है? यह पहचानना कि ये विवरण अतिरंजित हो सकते हैं क्योंकि इन्हें दरबारी कवियों ने लिखा था। पर्याय क्रमांक बी, क्योंकि प्रशस्तियों का उपयोग करते समय यह समझना जरूरी है कि शासकों को महान दिखाने के लिए अक्सर तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। इसलिए पर्याय क्रमांक आप देख सकते हो, पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 9 की तरफ। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के संदर्भ में उन्हें दक्षिणापथ का स्वामी क्यों कहा जाता था और उनकी शक्ति का मुख्य आधार क्या था? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, उनका नियंत्रण उन सभी मार्गों पर था जो दक्षिण भारत की ओर जाते थे। तो इसका और स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। सातवाहनों ने इन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण कर अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ किया था। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल 10 की तरफ चलिए। पल्लव शासन के दौरान दक्षिण भारत में प्रचलित सभा और ऊर जैसी स्थानीय संस्थाओं के कार्यात्मक अंतर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें ऊर और सभा के इनके अंतर, इनमें जो अंतर था उसके बारे में हमें यहाँ ढूंढना है। तो सवाल डी, इस सवाल का डी पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक डी। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जो उप समितियों के माध्यम से कार्य करता था। क्योंकि सभा की उप समितियाँ सिंचाई, खेती, सड़कों और मंदिरों के निर्माण जैसे स्थानिक कार्यों की देखभाल करती थी। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखिए। गुप्त काल के दौरान सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास को राजनीतिक स्थिरता से जोड़कर देखते समय निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, आपके समझ में आएगा। आर्यभट्ट खगोल विज्ञान और गणितीय सिद्धांतों का प्रतिपादन। क्योंकि गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखी, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने और ग्रहणों के वैज्ञानिक कारण बताए हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 12। ऐतिहासिक मानचित्रों हिस्टोरिकल मैप्स का उपयोग करते समय एक शिक्षक को छात्रों को सिल्क रूट के विभिन्न शाखाओं को समझाने के लिए किन भौगोलिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना चाहिए? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए। पहाड़ी दर्रों और नदियों के मार्ग जो व्यापारिक काफिलों की गति तय करते थे, इन पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। क्योंकि भौगोलिक बाधाएं जैसी पामीर के पहाड़ और गोबी का मरुस्थल सिल्क रूट के वास्तविक पथ और व्यापारिक पहाड़ों को निर्धारित करते थे। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13वां प्रश्न। अरिकामेड्डू पतन के पुरातात्विक साक्ष्यों के विश्लेषण से प्राचीन भारत के सुदूर व्यापार के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो देखो, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार के कारण यहाँ इतालवी शैली के मृद भांड पाए गए हैं। क्योंकि अरिका
मेड्डू में एरिटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं जो इटली के एक शहर के नाम पर है जो रोम के साथ गहरे संबंधों को दर्शाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 14वां प्रश्न देखिए, पुलकेशिय द्वितीय की आईहोल प्रशस्ति के आधार पर चालुक्य राजवंश की सैन्य उपलब्धियों और उनके राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है? कौन सी जानकारी मिलती है? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित कर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। तो प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशी द्वितीय ने पल्लव राजा पर आक्रमण किया जिससे उन्हें कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 15 की तरफ। सातवाहन साम्राज्य के सामाजिक ढांचे के संदर्भ में गौतमी पुत्र जैसी उपाधियां किस ओर संकेत करती है और यह समकालीन पितृसत्ताक समाज के सामान्य नियमों से कैसे भिन्न है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए, आपके समझ में आएगा। यह उपाधियां माता के नाम पर आधारित थी जो मातृ नाम के प्रति सम्मान दर्शाती है। अब इसका स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। सातवां राजा अपनी माँ के नाम से पहले जाने जाते थे, जैसे गौतमी का पुत्र, गौतमी पुत्र, जो दर्शाता है कि समाज में माताओं का स्थान महत्वपूर्ण था, भले ही राजसत्ता पितृवंशीय थी। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 16वें प्रश्न की तरफ चलिए। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिण पूर्व एशिया जैसे वियतनाम, थाईलैंड, जावा की ओर बौद्ध धर्म के प्रसार के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति क्या थी? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, पर्याय क्रमांक ए आपके समझ में आएगा। व्यापारिक मार्गों का विस्तार और समुद्री व्यापारियों के साथ बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा। मसालों के व्यापार के लिए जाने वाले व्यापारियों के साथ भिक्षु भी इन क्षेत्रों में पहुंचे, जिससे थेरवाद बौद्ध धर्म का वहाँ गहरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल 17 की तरफ चलिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार राजनीतिक विकास विषय को पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पर्याय क्रमांक बी इसका उत्तर है। ऐतिहासिक घटनाओं को वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और नागरिक अधिकारों से जोड़ना चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि छात्र समझे कि प्राचीन सत्ता संरचनाओं से आधुनिक लोकतंत्र तक समाज कैसे विकसित हुआ था। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते सवाल 18 की तरफ। समुद्रगुप्त के काल के सिक्कों का ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में विश्लेषण करते समय हमें उनकी किस व्यक्तिगत रुचि और धार्मिक झुकाव के बारे में जानकारी मिलती है? तो पर्याय क्रमांक बी इसका उत्तर है। सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है जो उनके संगीत प्रेम को दर्शाता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा वादन करते हुए अंकित किया गया है जो उनकी कलात्मक अभिरुचि की पुष्टि करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते प्रश्न 19 की तरफ। कक्षा में सिल्क रूट के नियंत्रण पर चर्चा करते समय छात्रों को यह समझाना क्यों आवश्यक है कि कुषाणों जैसे शासकों ने इन मार्ग पर शुल्क यानी टैक्सेस क्यों लगाया था? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए देखिए, व्यापारियों को लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वह टैक्स यानी कर वसूलते थे। कुषाणों ने सिल्क रूट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। सुरक्षित मार्ग के बदले व्यापारियों से उपहार और शुल्क लेना राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते सवाल 20 की तरफ। दक्षिण भारत के पत्तन शहरों में यवन शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता था और उनकी आर्थिक भूमिका क्या थी? तो पर्याय क्रमांक ए इसका उत्तर है। पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र जैसे ग्रीक और रोम से आए व्यापारियों के लिए था। यवन शब्द का मूल ग्रीक से है, लेकिन इसका प्रयोग पश्चिम से आए सभी विदेशियों विशेषकर व्यापारियों और सैनिकों के लिए किया जाता था। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते 21वें प्रश्न की तरफ। इतिहास में उपमहाद्वीप के बाहर से संपर्क के प्रभाव का आकलन करते समय गांधार कला शैली को किसका मिश्रण माना जाता है? तो इसे पर्याय क्रमांक सी जो है इसका मिश्रण माना जाता है, जो कि भारतीय और यूनानी
मूर्तिकला शैलियों का मिश्रण था। गांधार कला में बौद्ध विषयों को यूनानी और रोमन शारीरिक बनावट और कपड़ों की सिलावटों वाली शैली में उकेरा गया था। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 22वें प्रश्न की तरफ चलिए। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं के शासनकाल की उस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना को पहचानिए जिसने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमी समुद्री तट के व्यापारिक मार्गों तक पहुंच प्रदान की थी। तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, पश्चिमी भारत के अंतिम शक शासकों को पराजित कर उनके राज्य का विलय करना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर गुजरात के बंदरगाहों पर नियंत्रण प्राप्त किया था, जिससे पश्चिम के साथ व्यापार सुगम हो गया था। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 23वां प्रश्न, शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में फैयान और श्वेनत्सांग के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग करते समय छात्रों को किन सामाजिक विसंगतियों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? इसका जवाब है पर्याय क्रमांक सी। प्राचीन भारत में अस्पृश्यता और समाज के बहिष्कृत लोगों की स्थिति। फैयान ने चांडालों की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा है कि उन्हें नगर के बाहर रहना पड़ता था और आने पर शोर करना पड़ता था ताकि लोग उनसे दूर रहे। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 24वां प्रश्न, दक्षिण भारत में संगम युग के दौरान रोमन सोने के सिक्कों के जमावड़े का मिलना किस आर्थिक सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो इसका उत्तर है पर्याय क्रमांक ए। भारत में होने वाले निर्यात के बदले रोम से भारी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं आ रही थी, क्योंकि रोमन लेखक प्लिनी ने शिकायत की थी कि भारत से मसाले और रेशम खरीदने के चक्कर में रोम का सारा सोना भारत की ओर बह रहा है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 25वां प्रश्न, पल्लव काल के मंदिरों की एकाश्मक शैली के बारे में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सही और यह वास्तुकला के विकास को कैसे दर्शाता है? तो इसका उत्तर है पर्याय क्रमांक बी। ये आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक बी, ये विशाल पहाड़ियों या चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। पल्लव काल में पहाड़ियों को ऊपर से नीचे की ओर काटकर मंदिर बनाए गए हैं, जिन्हें रथ कहा जाता है, जो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 26वां प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक व्याख्याओं में सामंत शब्द का महत्व क्या है और यह गुप्तोत्तर काल के राजनीतिक ढांचे में क्या परिवर्तन दर्शाता है? तो सामंत वे स्थानीय शासक थे जो राजा को सैन्य सहायता देते थे, लेकिन समय आने पर स्वतंत्र हो जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक सी उसमें उसका उत्तर दिया है। तो उसके बारे में कहूँगा, राजा कमज़ोर होने पर यह सामंत अपनी शक्ति बढ़ा लेते थे और स्वतंत्र शासक बन जाते थे, जिससे केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती थी। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 27वां प्रश्न, प्राचीन काल में रेशम बनाने की तकनीक के प्रसार और उनके आर्थिक प्रभाव के बारे में कौन सा तर्क सबसे तर्कसंगत है? तो चीन ने क्या किया था? चीन ने इस तकनीक को हजारों वर्ष तक, यानी कम से कम 7000 वर्ष तक गुप्त रखा था, ताकि उसका वैश्विक व्यापार पर एकाधिकार बना रहे। तो पर्याय क्रमांक बी देखो यहाँ पर दिया है। लगभग 7000 साल पहले चीन में रेशम बनाने की खोज हुई थी, लेकिन इसकी विधि को कड़ाई से गुप्त रखा गया था ताकि चीन की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, उसे आर्थिक लाभ मिलता रहे। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 28वां प्रश्न देखिए, इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में दूरस्थ भूमि से संपर्क अध्याय को शामिल करने का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो पर्याय क्रमांक डी उसका उद्देश्य है। देखो, छात्रों को यह समझाना कि भारत कभी भी दुनिया से अलग थलग नहीं रहा और विचारों का आदान प्रदान निरंतर होता रहा। यह विषय छात्रों के वैश्विक नागरिकता और संस्कृतियों के बीच पारस्परिकता की समझ पैदा करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 29वां प्रश्न, कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म की प्रसार नीति का सिल्क रूट पर क्या प्रभाव पड़ा, विशेषकर मध्य एशिया और चीन के संदर्भ में?
तो इसका उत्तर है पर्याय क्रमांक ए। बौद्ध विहार व्यापारिक काफिलों के लिए विश्राम और सुरक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। पहाड़ी दर्रों और मरुस्थलों के पास स्थित बौद्ध विहारों ने व्यापारियों को शरण दी थी, जिससे सिल्क रूट पर धर्म और अर्थव्यवस्था दोनों फले फूले। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। पल्लव और चालुक्य राज्यों के पतन के बाद दक्षिण भारत में किन नई शक्तियों का उदय हुआ जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक केंद्रीकृत किया? तो आप देख सकते हो चोल और पर्याय क्रमांक बी देखिए, चोल और राष्ट्रकूट राजवंश जिन्होंने पल्लव और चालुक्यों का स्थान लिया। तो यहाँ पर पल्लव को स्थान चोलों ने लिया था और चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने लिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत में अधिक शक्तिशाली शासन स्थापित किया था। इसलिए पर्याय क्रमांक बी चोल और राष्ट्रकूट राजवंश जिन्होंने पल्लव और चालुक्यों का स्थान लिया, यह उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरह से सवाल जो 30 थे, हमने यहाँ पर दूरस्थ भूमि से संपर्क और राजनीतिक विकास इस विषय पर 30 प्रश्न लिए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए या समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सभी विषय की वीडियो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। रुकता हूँ, फिर मिलेंगे नई तासिका में नई विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।